एक बार पुनः बेटा आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए बेटा 10th क्लास के लिए एसएसटी और सीधे ही है ना बेटा, समय को व्यर्थ ना करते हुए सीधे ही अपने टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा कि ज्योग्राफी का एक लेसन आपका ठीक है एसएसटी के अंदर कंप्लीट हो चुका है और दूसरा लेसन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा, दूसरा लेसन हमारा है इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से, ठीक है ना। और अर्थशास्त्र में भी पहला लेसन है, इसका नाम है विकास। ठीक है, विकास की मैंने आपको परिभाषा बता दी है बेटा ना। तो विकास अपने आप में क्या होती है बेटा, एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ जैसे अशिक्षा, असमानता, ठीक है, बेरोजगारी, निर्धनता, ठीक है, और बीमारी में क्या आनी चाहिए, कमी आनी चाहिए, अर्थात लोगों का आर्थिक स्तर सुधरना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अपन यूँ भी कह सकते हैं आर्थिक स्तर सुधरने के साथ साथ लोगों का जीवन स्तर भी सुधरना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अर्थात मैंने कहा था आपको है ना कि विकास, याद रखना बेटा, विकास का एक कैसा पक्ष होता है, गुणात्मक पक्ष होता है, ठीक है, और जिसमें भी लगातार कौन सी वृद्धि होती है, सकारात्मक वृद्धि होती है ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। ठीक है ना, विकास की परिभाषा जो है मैंने आपको बता दी है बेटा, है ना। कोई दिक्कत आई यहाँ तक, है ना बेटा? आगे देखना। और विकास के बाद में मैंने आपको बताया था बेटा प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, है ना। और प्रति व्यक्ति आय का मतलब मैंने आपको बता दिया बेटा कि प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य है ना किसी देश के लोगों द्वारा, ठीक है, एक निश्चित अवधि में, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का मतलब आपको मैंने बता दिया ना। और आपने उतार भी लिया होगा कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब किसका मतलब बेटा, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना। और प्रति व्यक्ति आय इकोनॉमिक्स वर्ड है बेटा, ये है ना, अर्थशास्त्र का एक वर्ड है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय का मतलब मैंने आपको बता दिया बेटा कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है कि मैं क्या कमाता हूँ, किसी देश में रहता हूँ, है ना, और किसी देश में रहने के बाद में मेरी अर्निंग क्या है, मेरी कमाई क्या है, मैं क्या कमाता हूँ, ठीक है ना। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य है कि बेटा किसी देश के लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि में, है ना, किसी देश के लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि में प्राप्त होने वाली बराबर कौन सी आय से है, औसत आय से है। ठीक है, एक तो हमने ये परिभाषा निकाली थी काय की, प्रति व्यक्ति आय की, ठीक है ना। तो एक तो हमने ये निकाली थी, है ना, कि किसी देश के लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि में प्राप्त होने वाली औसत आय को ही क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। और एक हमने ये निकाला था बेटा कि किसी देश की कुल आय में, है ना, किसका भाग देकर, कुल जनसंख्या का भाग देकर, याद रखना बेटा, क्या निकाली जाती है, प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। और प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने का बराबर क्या बतलाइए, सूत्र बतलाइए। और प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने का सूत्र भी मैंने आपको बता दिया है बेटा, है ना। तो प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने का सूत्र देखना बेटा, पिछली क्लास में आपने निकाला था, चाहे तो आप कुल आय कह दीजिए, है ना, कुल आय कह दीजिए, चाहे आप राष्ट्रीय आय कह दीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। और बटा, ठीक है, बटे का निशान लगा के नीचे लिखना है आपको कुल जनसंख्या, क्या लिखना है बेटा, कुल जनसंख्या, ठीक है। ये हो जाता है बेटा आपका प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने का सूत्र। ऐसे कराया बिल्कुल आपको, किसी देश की कुल आय में, है ना, किसका भाग देकर, कुल जनसंख्या का भाग देकर, याद रखना बेटा, क्या निकाली जाती है, प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। ठीक है, क्लियर जी बेटा। इसी क्रम में देखना अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय, अगला प्रश्न उतारना बेटा ना, राष्ट्रीय आय, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है। राष्ट्रीय आय से आपका क्या अभिप्राय है, राष्ट्रीय आय से आपका क्या अभिप्राय है। अब राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय का मतलब समझिएगा बेटा कि एक लेखा वर्ष में, ठीक है, एक लेखा वर्ष में, आंसर निकाल रहा हूं ना बेटा, एक लेखा वर्ष में, और इसकी परिभाषा भी मैंने आपको पहले भी बता दी होगी बेटा, है ना, कि एक लेखा वर्ष में, ठीक है, किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की, है ना, जैसे हमारा देश है ना, और हमारे देश में, ठीक है बेटा, एक निश्चित अवधि में क्या होगा बेटा, जो भी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित होती हैं उनके अंतिम बाजार मूल्य योग को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, तो कौन से वर्ष में, एक लेखा वर्ष में, है ना। एक लेखा वर्ष का मतलब एक निश्चित अवधि में। और मैंने आपको बताया था कि भारत में वित्त वर्ष क्या है और वित्त वर्ष की अवधि क्या है, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, बताया तो था कि वित्त वर्ष की क्या बतलाइए, अवधि बतलाइए, या वित्त वर्ष क्या है, ये प्रश्न बनाया था मैंने आपको ना बेटा। अब वित्त वर्ष क्या है,
ये भी प्रश्न आप तो मजाक समझोगे, ये प्रश्न भी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, पिछले कई बार बोर्ड के एग्जामों में ये प्रश्न आया हुआ है कि वित्त वर्ष क्या है। अब वित्त वर्ष का मतलब क्या होता है, ठीक है, सीधा सीधा निकालना आपको कि वित्त वर्ष की अवधि क्या है और वित्त वर्ष क्या है। याद रखना बेटा, यहाँ निकाल देना 1 अप्रैल, क्या जाएगा 1 अप्रैल से, याद रखना बेटा कहाँ तक के समय को, 31 मार्च तक का जो अवधि है या समय है, समझ में आ गया, ठीक है भाई। तो याद रखना कहाँ से कहाँ तक का समय, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय है या अवधि है, इसे ही क्या कहा गया है, वित्त वर्ष कहा गया है। या इसी को अपन मानेंगे एक निश्चित अवधि, क्या मानेंगे, निश्चित अवधि या एक लेखा वर्ष, ठीक है भाई। तो याद रखना बेटा राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं अपन, क्या निकाल रहे हैं, राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय से मतलब क्या होता है कि याद रखना बेटा कि एक लेखा वर्ष में, ठीक है, एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित, एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य के योग को, है ना, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा ना, कि एक लेखा वर्ष में किसी भी देश में, समझ में आ गया, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य के योग को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये हमें परिभाषा लिखनी है काई की, राष्ट्रीय आय की। लिखिएगा बेटा कि एक लेखा वर्ष में या एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित, एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित, किसी देश में उत्पादित, एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित, आगे लिखिएगा बेटा, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य, ठीक है। तो एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य के योग को, ठीक है, अंतिम बाजार मूल्य के इकाई को भाई योग, और योग को लिख देना बेटा क्या कहा जाता है, योग को ही लिख देना राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक है बेटा। और इस प्रश्न को भी वेरी मोस्ट कर लेना, किसके बाद में, प्रति व्यक्ति आय के बाद में अगला प्रश्न मैंने आपको क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आय से आपका क्या अभिप्राय है, कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है कि एक लेखा वर्ष में किसी भी देश में, समझ में आ गया, किसी भी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है, कि अंतिम बाजार मूल्य की इकाई को, योग को ही, याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, यहाँ आंसर निकल के आ जाएगा बेटा, क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। उतार लो, राष्ट्रीय आय की परिभाषा आ चुकी है बेटा, है ना। तो राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा कि राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं, कौन सा विकास किसे कहते हैं, राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं। अब राष्ट्रीय विकास का मतलब भी सीधा है कि किसी राष्ट्र के, याद रखना बेटा, किसी राष्ट्र के आर्थिक, है ना, राष्ट्रीय विकास का मतलब क्या होता है कि किसी भी देश के, याद रखना बेटा, राष्ट्रीय विकास का मतलब निकाल रहे हैं अपन, है ना, तो किसी भी देश के आर्थिक सामाजिक एवं याद रखना बेटा राजनीतिक विकास को ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय विकास कहा जाता है। भाई विकास के विभिन्न पहलू भी तो होते हैं, है ना, तो विकास के विभिन्न पहलू, जैसे विभिन्न पक्ष बराबर कह दो, चाहे पहलू कह दो, है ना, तो जैसे सामाजिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, इन सभी पक्षों में भी याद रखना बेटा क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। समझ में आ गया। तो किसी भी देश का, ठीक है, तो किसी भी देश का याद रखना बेटा आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक विकास ही राष्ट्रीय विकास कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो इकोनॉमिक वर्ड हैं, छोटे छोटे वर्ड हैं, समझ में आ गया, लेसन को पढ़ने से पहले जिनका मतलब हमें जान लेना चाहिए वो जरूर जान लेना है हमें, समझ में आ गया, उनके बारे में हमें जरूर नॉलेज होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, समझ में आ गया, क्योंकि इन इकोनॉमिक वर्डों को जब हम समझ जाएंगे कि इनका मतलब ये है तो पूरा लेसन आसानी से हमें कवर में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखना बेटा आगे, तो अगला प्रश्न लिखिएगा बेटा कि राष्ट्रीय आय, कौन सा प्रश्न बन जाएगा बेटा कि राष्ट्रीय आय तो हो चुका है, राष्ट्रीय विकास, ठीक है, कौन सा विकास, राष्ट्रीय विकास से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास से आपका क्या अभिप्राय है, राष्ट्रीय विकास से आपका क्या अभिप्राय है। तो देखना बेटा, जैसे सपोज करो बेटा ये हमारा भारत देश है, ठीक है,
अगर मैं ये कहूं कि भारत का केवल राजनीतिक विकास ही हो रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं ना, अगर मैं ये कहूं कि बेटा कि भारत का केवल कौन सा ही विकास हो रहा है, राजनीतिक विकास ही हो रहा है, जबकि सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा है, या कहूं तो बेटा आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है, तो इसे पूर्ण रूप से याद रखना बेटा कौन सा विकास नहीं माना जाएगा, राष्ट्रीय विकास नहीं माना जाएगा। तो राष्ट्रीय विकास का मतलब क्या होता है कि विकास के जितने भी पक्ष होते हैं, विकास के जितने भी पहलू होते हैं, उन सभी में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो देखना बेटा, तो कोई भी राष्ट्र है और उस राष्ट्र का याद रखना बेटा कौन कौन सा है ना, उस राष्ट्र का सामाजिक, ठीक है, उस राष्ट्र का कौन सा बेटा सामाजिक, आगे लिखना बेटा उस राष्ट्र का आर्थिक, व उस राष्ट्र का याद रखना बेटा राजनीतिक, कौन सा भाई, राजनीतिक विकास ही, राजनीतिक विकास ही याद रखना बेटा कौन सा विकास कहलाता है, राष्ट्रीय विकास कहलाता है। ठीक है ना? तो किसी भी देश का राष्ट्रीय विकास का अपन आंसर निकाल रहे हैं ना बेटा, तो निकालना राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत जो है क्या परिभाषा निकल कर आएगी, सीधी सीधी परिभाषा मैंने आपको बताई दी है बेटा, है ना। तो राष्ट्रीय विकास लिखना बेटा किसी राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास को, आंसर लिख दीजिए इसका ना, किसी राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक सामाजिक कॉमा लगा देना, ठीक है ना, आर्थिक सामाजिक एवं, आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक विकास को ही, राजनीतिक विकास को ही, राजनीतिक विकास को ही लिख देना बेटा क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय विकास कहा जाता है, राष्ट्रीय विकास कहा जाता है। ठीक है, तो लिख देना बेटा राष्ट्रीय विकास किसे कहा जाता है। ये ऊपर वाला प्रश्न राष्ट्रीय आय के लिए है, जबकि यहां आंसर क्या निकाला हमने कि एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य के योग को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। लेकिन इसके बाद जस्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि राष्ट्रीय विकास से आपका क्या अभिप्राय है। तो राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं बेटा कि किसी भी राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास को ही कौन सा विकास कहा जाता है बेटा, राष्ट्रीय विकास कहा जाता है। इसके बाद में बेटा हमारा अगला प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्नों को क्लियर करना बहुत जरूरी है ना, लेसन के, इसी लेसन के कौन से प्रश्नों तक पहुंचने के लिए जो आपके 4-4 नंबर के लिए प्रश्न आएंगे ना इस लेसन से, समझ में आ गया, उन प्रश्नों तक पहुंचने के लिए हमें पहले छोटे छोटे प्रश्न जो हैं, है ना, जिनसे बड़े प्रश्नों का क्या बनेगा, आधार बनेगा, उनको बहुत जरूरी है कि जान लें हम। समझ में आ गया? तो यहाँ हर वर्ड का अपने आप में एक मतलब है, समझ में आ गया। देखना बेटा राष्ट्रीय विकास का मतलब किसी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास को ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय विकास कहा जाता है। इसी क्रम में मैं आपको अगला प्रश्न बताने जा रहा हूं बेटा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। ठीक है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती हैं, है ना, इनकी परिभाषा क्या बनेगी, कौन सी कंपनी की, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की, है ना। तो ये भैया सीधी सी बात है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां याद रखना बेटा अपने आप में वे कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में, है ना, जो एक से अधिक देशों में, जैसे मान लो ये हो गया, है ना, यहाँ तो ये किसी ना किसी प्रोडक्ट का क्या कर रही है, उत्पादन कर रही है ना, तो यहाँ इस प्रोडक्ट का उत्पादन करने के साथ साथ याद रखना बेटा इसी प्रोडक्ट का उत्पादन ये वर्ल्ड के अन्यत्र देशों में याद रखना बेटा क्या कर रही है, उत्पादन कर रही है। ठीक है, वर्ल्ड के अलग अलग देशों में भी, है ना, जिस प्रोडक्ट का उत्पादन ये यहाँ इस देश में रह करके कर रही थी, समझ में आ गया, उसी प्रोडक्ट का उत्पादन ये वर्ल्ड के अलग अलग देशों में, ठीक है, या एक से अधिक देशों में, समझ में आ गया, अपने उत्पादन पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। देखो वर्ड कौन सा आया है, अपने उत्पादन पर क्या रखती है बेटा, नियंत्रण रखती है, और नियंत्रण के साथ साथ याद रखना बेटा क्या भी रखती है, स्वामित्व, क्या रखती है बेटा, स्वामित्व भी रखती है। ही बराबर याद रखना बेटा कौन सी कंपनी कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी की परिभाषा क्या निकाली, ठीक है, यानी कि ये वे कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक राष्ट्रों में अपने उत्पादन पर, अपने कहीं पर, अपने उत्पादन पर, समझ में आ गया, नियंत्रण रखती हैं और क्या रखती हैं, स्वामित्व रखती हैं। ठीक है, जैसे LG है, LG कंपनी है, समझ में आ गया, कई प्रोडक्ट बनाती है, समझ में आ गया, LG के फ्रिज भी आते हैं, LG के जो है कहीं तो बेटा टीवी वगैरह, टेलीविजन वगैरह भी आते हैं। इसके अलावा सैमसंग है, ठीक है, इसकी भी कई प्रोडक्ट आप देखते हैं मार्केट के अंदर हमें मिल जाते हैं सैमसंग के भी। ओनिडा है, ठीक है, ओनिडा है, पेप्सी है, ये सब कैसी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। कैसी हैं बेटा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में अपने उत्पादन पर क्या रखती हैं, नियंत्रण रखती हैं और स्वामित्व रखती हैं। तो इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है ना बेटा। तो लिखना क्या है बेटा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां
या बहुराष्ट्रीय कंपनी, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना ना, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी लिखो आप, जब तक मैं प्रश्न बोल देता हूं आपको बेटा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिख दो बेटा आप भी प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखना बेटा मैं आपको समझा देता हूं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब क्या होता है। समझा दिया वैसे तो आपको मैंने, है ना। तो भैया सीधी सी बात है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सी होती हैं, याद रखना बेटा, ये वे कंपनियां होती हैं, ठीक है, जो एक से अधिक देशों में, ठीक है, एक से अधिक देशों में अपने उत्पादन पर, अपने काय पर बेटा, अपने उत्पादन पर, ठीक है, अपना नियंत्रण रखती हैं और अपना स्वामित्व रखती हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, है ना, जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदाहरण में ही आ जाएगा ओनिडा, ठीक है, ओनिडा कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा एलजी है बेटा, क्या है, एलजी है, ठीक है। इसके अलावा है बेटा सैमसंग, क्या है भाई, सैमसंग, ठीक है। इसके अलावा है पॉन्ड्स, क्या है भाई, पॉन्ड्स, ठीक है, क्रीम आती है ना पॉन्ड्स, ठीक है ना, पॉन्ड्स, ठीक है। इसके अलावा आगे निकालें तो आगे आ जाता है बेटा, ओनिडा हो गया आपका, एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, पॉन्ड्स हो गया, और एक उदाहरण मैंने आपको और बताया था, जैसे लिख देना पेप्सी, क्या आ गया, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक का उदाहरण है, आ गया, है ना। तो ये मत सोचना कि पेप्सी केवल हमारे भारत में ही इसका उत्पादन होता है ना। तो ये कंपनी जो है, इसको बनाने वाली जो कंपनी है, समझ में आ गया, ये पेप्सी का वर्ल्ड के अलग अलग देशों में भी इसका क्या करती है, उत्पादन करती है, और उत्पादन के साथ साथ इस पर अपना क्या रखती है, नियंत्रण और स्वामित्व रखती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा ये है बेटा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो लिखना बेटा ये वे कंपनियां हैं, ये आंसर लिख रहा हूं बेटा ना, ये वे कंपनियां हैं जिनका एक या एक से अधिक, ठीक है ना, जिनका एक या एक से अधिक देशों में, जिनका एक या एक से अधिक, जिनका एक या एक से अधिक देशों में अपने उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व होता है, नियंत्रण एवं क्या होता है बेटा, स्वामित्व होता है ना। लिख देना आगे, बहुराष्ट्रीय, ठीक है। तो ये वे कंपनियां होती हैं जिनका एक या एक से अधिक देशों में अपने उत्पादन पर क्या होता है बेटा, नियंत्रण व स्वामित्व होता है। लास्ट में लिख देना क्या कहलाती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती हैं जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो उत्पादित प्रोडक्ट हैं उनके नाम लिख दो बेटा, है ना। जैसे लिख दो बेटा, आपको मैंने वहां लिखे हुए हैं, उधर दिख रहे हैं ना आपको, क्या लिखोगे बेटा, ओनिडा, जैसे लिख देना ओनिडा, ठीक है। ओनिडा के अलावा एलजी, क्या जाएगा भाई, एलजी के बाद कॉमा लगा के लिखना बेटा सैमसंग, क्या जाएगा, सैमसंग के अलावा इसी में आ जाएगा बेटा पॉन्ड्स, क्या जाएगा भाई, पॉन्ड्स, ठीक है। और पॉन्ड्स के बाद में आगे लिखना बेटा पेप्सी, क्या लिख देना, पेप्सी आदि, ठीक है। क्योंकि ये सारे वर्ड हमें काम आने वाले हैं। व्यापार, जैसे एक वर्ड और आएगा व्यापार। अब व्यापार का मतलब क्या होता है, वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान, समझ में आ गया, आदान प्रदान। व्यापार का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान करना, एक देश से दूसरे देश की ओर भेजना, आदान प्रदान, ठीक है। व्यापार के भी दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, व्यापार के भी दो महत्वपूर्ण क्या होते हैं बेटा, व्यापार के भी दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं। देखो ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, हर वर्ड के अंदर अलग अलग बात निकल के आती है। व्यापार के दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, ठीक है ना। व्यापार के कितने दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, दो। देखना बेटा, एक को तो कहते हैं अपन आयात, क्या कहते हैं, आयात, ठीक है। और दूसरा जो घटक है उसको कहते हैं अपन निर्यात, क्या कहते हैं, निर्यात, ठीक है ना। तो व्यापार के दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं बेटा, है ना।
तो व्यापार के दो महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, कभी कभी प्रश्न बन जाए आपको, तो आंसर क्या निकालोगे, आयात एवं निर्यात, ठीक है ना। तो व्यापार के दो महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हो गए बेटा, आयात एवं निर्यात, और दोनों ही वर्डों का अलग अलग क्या निकल के आता है, तात्पर्य निकल कर आता है। आप सभी का ध्यान इधर ब्लैक बोर्ड पर ही चाहूंगा, देखना बेटा ना आयात का मतलब क्या होता है, ठीक है। इधर देखिए बेटा, जैसे मैं फसलों के अंदर से या कृषि उत्पादन के अंदर से मैं गेहूं का उदाहरण दे रहा हूं, किसका दे रहा हूं, गेहूं का उदाहरण दे रहा हूं। सपोज कीजिए गेहूं, समझ में आ गया। अब मान लो बेटा हमारे भारत देश के अंदर, ठीक है, हमारे भारत देश के अंदर किसी वर्ष गेहूं का उत्पादन जो है घट जाता है, ठीक है ना, गेहूं का उत्पादन कम होता है, या कहूं तो बेटा गेहूं का उत्पादन जो है क्या हो जाता है, घट जाता है। तो हमारा भारत देश याद रखना बेटा गेहूं का बराबर अन्यत्र देशों से क्या करेगा, मांग करेगा, मांग करेगा, क्या करेगा, मांग करेगा, ठीक है ना। मांग करने का मतलब अपने देश की ओर चाहेगा कि गेहूं चलकर आए, समझ में आ गया, कहां से, विश्व के अन्यत्र किसी भी देश से, समझ में आ गई बात। तो मैं क्या कहा बेटा आपको कि जैसे मान लो किसी वर्ष भारत में गेहूं के उत्पादन में लगातार कहूं तो बेटा क्या क्या देखी गई है ना, लगातार 1 वर्ष या लगातार 2 वर्ष तक लगातार भारत में गेहूं के उत्पादन में क्या देखी गई, मैं तो कल्पना के तौर पे बता रहा हूं ताकि आपको आयात का मतलब समझ में आ जाए, है ना। तो गेहूं के उत्पादन में कमी दर्ज की गई, जिसके कारण भारत में क्या होगा बेटा, खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होगी कि नहीं होगी, होगी, है ना। लेकिन इस समस्या से बचने के लिए गवर्नमेंट जो है, हमारी भारतीय सरकार जो है क्या करेगी, अरे वर्ल्ड के अन्यत्र किसी भी देश से गेहूं का बराबर क्या करती है, आयात करती है, गेहूं की मांग करती है, समझ में आ गया। और अन्यत्र देशों से ये गेहूं चलकर हमारे देश की ओर आता भी है, लेकिन याद रखना बेटा इसे क्या कहेंगे अपन, आयात, क्या कहेंगे, आयात। जबकि निर्यात का मतलब क्या होता है, निर्यात का मतलब ये होता है कि अभी जो आपको मैंने याद रखना बेटा सपोज के तौर पर जो उदाहरण बताया था इसका ही उल्टा कर दो आप, है ना। तो उल्टा करना क्या करोगे, उल्टा करने पर बन जाएगा बेटा कि मान लो भारत में गेहूं का उत्पादन इतना हुआ है कि कहूं को बेटा अपनी आवश्यकताओं से अधिक मात्रा में हुआ है, ठीक है ना, अपनी आवश्यकताओं से अधिक मात्रा में हुआ है। समझ में आ गया, जितना हमें गेहूं चाहिए उससे भी कहीं डबल या ट्रिपल, समझ में आ गया, गुना में गेहूं का क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है। तो अब भारत क्या करेगा, है ना। अब भारत वर्ल्ड के ऐसे जो अन्य देश जहां गेहूं का उत्पादन कम हुआ है उन देशों की ओर गेहूं का बराबर क्या करेगा, गेहूं को भेजेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा, समझ में आ गया, आगे भेजेगा, समझ में आ गया। और आगे इस क्रिया को याद रखना बेटा, यानी कि गेहूं को जब आगे हम निकालेंगे, समझ में आ गया, वर्ल्ड के अन्यत्र देशों की ओर निकालेंगे, ठीक है। कब निकाल रहे हैं, उसकी एक शर्त है, कब निकाल रहे हैं, जब हमने गेहूं का उत्पादन अपनी आवश्यकताओं से अधिक मात्रा में किया है, समझ में आ गया। तब जाकर के याद रखना बेटा कोई भी देश उस पदार्थ का या उस चीज का या उस वस्तु का या सेवा का बराबर याद रखना बेटा क्या करने में, निर्यात करने में क्या माना जाता है, सक्षम माना जाता है, ठीक है। तो जब भारत में गेहूं का उत्पादन अपनी आवश्यकताओं से अधिक हुआ है, ठीक है, तो भारत जो है गेहूं का अब याद रखना बेटा, ठीक है, क्या करना चाहे तो निर्यात करना चाहे तो निर्यात आसानी से कर सकता है, ठीक है, निर्यात करेगा, वर्ल्ड के अन्यत्र देशों को क्या करेगा, आगे भेजेगा, या कहूं तो बेटा या सेंड करेगा या फॉरवर्ड करेगा, ठीक है ना, आगे की ओर फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो देखना बेटा, तो व्यापार के दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं आयात एवं निर्यात। आयात का मतलब मांगना किसी देश से, समझ में आ गया, कमी है हमारे देश में कहे तो बेटा उस चीज की क्या पाई जा रही है, कमी पाई जा रही है, आयात करना। और अगर बाहुल्यता है, अधिकता पाई जा रही है तो निर्यात करेंगे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो व्यापार के दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, है ना। इसी क्रम में मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न और बता दूं बेटा कि व्यापार के प्रकार भी 2 होते हैं। व्यापार के प्रकार भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। जैसे व्यापार आ गया, अब व्यापार के याद रखना बेटा प्रकार भी कितने होते हैं, व्यापार के प्रकार भी 2 होते हैं। देखना बेटा, एक तो होता है बेटा व्यापार के 2 प्रकार होते हैं, द्विपार्श्विक व्यापार और एक होता है बेटा बहुपार्श्विक व्यापार, है ना। इधर देखो यहां लिख रहा हूं मैं आपको ना, एक तो होता है द्विपार्श्विक, कौन सा होता है बेटा, द्विपार्श्विक व्यापार, लिख दिया मैंने आपको नीचे, है ना, द्विपार्श्विक व्यापार, है ना, देख रहा होगा ना आपको, द्विपार्श्विक व्यापार, ठीक है। और एक इसी व्यापार का दूसरा प्रकार होता है जिसको बोलते हैं बहुपार्श्विक, क्या बोलते हैं बेटा, बहुपार्श्विक व्यापार बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों का मतलब भी अलग अलग है। द्विपार्श्विक व्यापार जिसमें आपको पता है बेटा, है ना, संख्यावाचक शब्द छुपा हुआ है आगे, द्वि आ रहा है, तो कितने देश, 2 देशों के मध्य, समझ में आ गया, कितने देशों के मध्य बेटा, 2 देशों के मध्य होने वाली याद रखना बेटा आयात निर्यात को या होने वाली याद रखना बेटा लेन देन को ही क्या कहा जाता है, द्विपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। 2 देशों के मध्य, समझ में आ गया। तो केवल कितने देशों के मध्य, बोलो, केवल 2 देशों के मध्य होने वाली याद रखना बेटा आयात निर्यात को कौन सा व्यापार कहा जाता है, द्विपार्श्विक व्यापार कहा
जाता है। जबकि व्यापार का मैंने आपको एक और प्रकार बताया, इधर देखना बेटा क्या लिखा हुआ है, बहुपार्श्विक व्यापार। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, है ना, उधर दिख नहीं रहा आपको थोड़ा सा, है ना, तो यहाँ मैंने लिख दिया बेटा, इस व्यापार का नाम है बहुपार्श्विक व्यापार। क्या नाम आ गया बेटा, बहुपार्श्विक व्यापार आ गया। और बहु शब्द छपा हुआ, बहु से ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा, है ना, जो कि बहुत सारे देशों को क्या करता है, इंडिकेट करता है, बहुत सारे देशों की ओर हमें इशारा करता है। तो बहुपार्श्विक व्यापार का मतलब क्या होता है बेटा, यानी कि एक या एक से अधिक, ठीक है, या बहुत सारे देशों के मध्य में होने वाले, याद रखना बेटा, किसको, लेन देन को, या कहीं तो बेटा आयात निर्यात को ही क्या कहा जाता है, बहुपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। ठीक है, तो एक या एक से अधिक देशों के मध्य में होने वाले, ठीक है, काहे को बेटा, एक या एक से अधिक देशों के मध्य में होने वाले आयात निर्यात को ही क्या कहा जाता है, बोलो, बहुपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। बोलो आंसर आगे समझ में बेटा। अच्छा, इसे बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। और एक कभी कभी आपको प्रश्न यूं भी बनकर आ जाता है, ध्यान दीजिएगा बेटा इधर सभी ब्लैक बोर्ड की ओर, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, है ना, कि कौन सा व्यापार किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। तो उसका भी आंसर यही निकल के आएगा जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ना बेटा काय की परिभाषा निकाली थी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा भी वही निकल कर आएगी जो आपने थोड़ी देर पहले बहुपार्श्विक व्यापार की परिभाषा निकाली थी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब भी क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक या एक से अधिक देशों के मध्य, ठीक है ना, एक या एक से अधिक देशों के मध्य होने वाले, याद रखना बेटा, आयात निर्यात को या व्यापार को ही क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ये चीज जरूर याद रखना, व्यापार के दो घटक आयात और निर्यात, जिनका भी अलग अलग तात्पर्य होता है। इसके अलावा आगे देखना बेटा, व्यापार के मैंने आपको बताए दो प्रकार, जिसमें एक तो आता है द्विपार्श्विक, कौन सा आता है, द्विपार्श्विक, और एक आता है बहुपार्श्विक। द्विपार्श्विक व्यापार का मतलब होता है कि कितने देशों के मध्य, दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को द्विपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। और बहुपार्श्विक व्यापार का मतलब क्या होता है कि एक या एक से अधिक देशों के मध्य में होने वाले आयात निर्यात को, याद रखना बेटा, क्या कहा जाता है, बोलो क्या कहा जाता है, बहुपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। और एक वर्ड मैंने आपको ऊपर यहां भी निकाला है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा भी याद रखना बेटा किसकी भांति ही निकल कर आएगी, बोलो जो आपने निकाला बहुपार्श्विक व्यापार, उसकी भांति ही निकल कर आएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब भी क्या होता है कि एक या एक से अधिक देशों के मध्य होने वाले, याद रखना बेटा, काई को, आयात निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ठीक है, दोबारा से अपन अपना जो प्रश्न चला हुआ है ऑलरेडी वहीं की ओर आ जाते हैं ना बेटा। देखना कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है, मैंने आपको आंसर इसका बता दिया है बेटा। कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब ये होता है कि ये याद रखना बेटा, वे कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में अपने उत्पादन पर, ठीक है, अपने उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं और स्वामित्व रखती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। ठीक है, अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां देखना बेटा जैसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है, मैंने आपको इधर बता दिया बेटा। ओनिडा, क्या आ गया, ओनिडा, एलजी, सैमसंग, पॉन्ड्स और पेप्सी आ गया। ठीक है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित किए जाने वाले बराबर क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, उत्पाद बन जाते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है ना। अच्छा साहब, इसके बाद में आगे देखना बेटा, प्रश्न लिखना, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा ना। स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद में मैंने आपको एक छोटा सा प्रश्न बोला हुआ है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, है ना। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि सुनो ध्यान से क्या कर रहा हूं ना बेटा, उन विभिन्न संगठनों या समूहों, समझ में आ गया, उन विभिन्न संगठनों, समूहों या प्रणालियों, ठीक है, का समूह, ठीक है, उन विभिन्न संगठनों या प्रणालियों का समूह जो, याद रखना बेटा, लोगों को लगातार आजीविका प्रदान करता है या जीविका प्रदान करता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है ना बेटा, क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है या अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, मैं यही लिख रहा हूं बेटा, एक प्रश्न और आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। एक प्रश्न और मैंने आपको अगला बना दिया है बेटा कि अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है,
देखना बेटा, मैंने आपको बता दिया, आंसर लिख भी देना भले ही। विभिन्न संगठनों एवं प्रणालियों, विभिन्न संगठनों एवं प्रणालियों का समूह, विभिन्न संगठनों एवं क्या बेटा, प्रणालियों का समूह, ठीक है ना, प्रणालियों का समूह जो लोगों को, जो आगे लिखना बेटा, किनको, लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। बाई कमेंट के जरिए एक बच्चा पूछ रहा था कि सर पंचवर्षीय योजना का मतलब अब वर्तमान में क्या कोई पंचवर्षीय योजना चल रही है? नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने इन पंचवर्षीय योजनाओं को अब क्या दे दिया है, रोकथाम दे दिया है। लगभग कहीं तो बेटा इन पंचवर्षीय योजनाओं को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो याद रखना बेटा, देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं ही लागू हुई हैं, ठीक है ना, और इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच बीच में कहीं ना कहीं 1 वर्ष की क्या भी लागू होती है, योजनाएं भी लागू होती है, जिन्हें वार्षिक योजनाएं कहा जाता है, ठीक है ना। और थोड़ा ये टॉपिक बहुत लेंथी है, जब पंचवर्षीय योजनाओं को हम पढ़ेंगे, आएगा, इनकी बारी आएगी, सिस्टम से आएगी तो सिस्टम से ही पढ़ेंगे ना बेटा। बाई कमेंट के जरिए आपको इन पंचवर्षीय योजनाओं को मैं क्लियर भी नहीं कर सकता है ना, कहाँ तक क्लियर करूँ। हर पंचवर्षीय योजना का अपना उद्देश्य है। जैसे मैं कहूँ कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, ठीक है। उस समय देश के तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी बेटा? श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। तो प्रश्न बहुत बनते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, इनका समय काल क्या है, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का अपना एक उद्देश्य होता है, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष होता है या इसको प्रारूप देने वाला उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, या हर पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कौन से मॉडल पर आधारित था, ये भी प्रश्न निकल कर आता है, ठीक है। जैसे 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य उद्देश्य क्या था, है ना, तो रोजी रोटी एवं उत्पादकता में वृद्धि, रोजी रोटी एवं उत्पादकता में वृद्धि, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ठीक है। और पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, ठीक है, कि भारत के विभाजन होने के बाद, ठीक है, भारत के विभाजन होने के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है क्या हो गई थी, विखंडित हो गई थी, इसको बराबर क्या करना, संगठित करना, है ना, मजबूत करना, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना, ठीक है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में लगातार क्या करना, विकास करना, ठीक है। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, है ना। जैसे आ जाता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1952 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1952 में ये स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ प्रश्न ये भी बन जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, आपको पता है कि 1952 में स्टार्ट हुआ है, तो प्रश्न क्या बन गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है, याद रखना बेटा, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो 1952 का मतलब, 1952 का मतलब इधर देखो, पहली पंचवर्षीय योजना कहाँ से कहाँ तक चलती है? 1951 से कहाँ तक चलती है? 1956 तक चलती है। बोलो चलती है कि नहीं चलती है? चलती है, ठीक है। तो बताओ बेटा 1952 का जो समय आ रहा है, ठीक है, जो कि याद रखना बेटा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया, तो 1952 बताओ इसी अवधि के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या निकलेगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्या किया गया, लागू किया गया। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जब इनका बारी आएगा तो हम इनको क्रम पूर्वक व्यवस्थित तरीके से समझाएंगे, है ना बेटा। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है बेटा कि विभिन्न संगठनों एवं प्रणालियों, ठीक है, का समूह जो लोगों को लगातार क्या प्रदान करता है, रोजगार प्रदान करता है। किसी भी तरीके से आप अर्थव्यवस्था की क्या निकाल सकते हैं, परिभाषा निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। इसी क्रम में मैं आगे चल रहा हूं बेटा, है ना, यहां तक उतार लेना। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, ठीक है। तो शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है? शिशु मृत्यु दर, ठीक है, मृत्यु दर का मतलब मरने वालों का अनुपात, प्रतिशत, ठीक है ना। और शिशु, ठीक है, और शिशु भी कौन सी? जिनकी आयु 1 वर्ष से कम है। ध्यान से सुनिएगा बेटा क्या कह रहा हूं ना, तो जिनकी भी आयु कितनी है, 1 वर्ष से कम है, ठीक है। तो याद रखना बेटा शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा निकालना है बेटा हमें कि किसी वर्ष में पैदा हुए, कोई भी वर्ष है, ठीक है, और किसी वर्ष में पैदा हुए, ठीक है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000, कितने बेटा? 1000, ठीक है ना, 1000 जीवित बच्चों में से,
1000 कैसे बच्चों में से? जीवित बच्चों में से। ठीक है, जीवित बच्चों में से याद रखना बेटा, किनका अनुपात? जो 1 वर्ष की आयु से पहले ही क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ठीक है ना, तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से याद रखना बेटा, वे बच्चे जो 1 वर्ष की आयु से पहले ही क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आ गया? क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर कहलाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ऐड करना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अब पूरा ब्लैक बोर्ड क्लियर कर रहा हूं यहां से, है ना बेटा, कि शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर से आपका क्या अभिप्राय है? लिखो आंसर, मैं बोल रहा हूं आपको, शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय या शिशु मृत्यु दर से आपका क्या अभिप्राय है। प्रश्न बना लिया होगा आपने, तो किसी वर्ष, लिखो आंसर बेटा, किसी वर्ष में पैदा हुए, क्वेश्चन बना देता हूं आपको मैं, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर से आपका क्या अभिप्राय है। शिशु मृत्यु दर से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, अब लिख दीजिए आंसर भले ही, कि शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है? किसी वर्ष में पैदा हुए, किसी वर्ष में पैदा हुए, ठीक है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से, कितने बच्चों में से बेटा? 1000 जीवित बच्चों में से, 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु, 1 वर्ष की आयु, 1 वर्ष की आयु से पहले ही, 1 वर्ष की आयु से पहले ही, ठीक है, कैसे बच्चों का अनुपात? ठीक है, कैसे बच्चों का अनुपात आएगा बेटा? मृत बच्चों का या मरने वाले बच्चों का अनुपात। ठीक है ना, तो 1 वर्ष की आयु से पहले, ठीक है, 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले या मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले, कैसे भी लिख दो, बात एक ही है ना बेटा। तो 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, मर जाने वाले बच्चों का अनुपात लिख देना बेटा, क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर कहलाता है। शिशु मृत्यु दर कहलाता है। क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर कहलाता है। जन्म दर है ना, जन्म दर का मतलब क्या होता है? जन्म दर का मतलब होता है किसी वर्ष, है ना, 1000 स्त्रियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। ठीक है, ये जन्म दर होती है। और वही 1000 स्त्रियों पर जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें लगभग मरने वाले बच्चों का जो अनुपात होता है उसे मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? शिशु मृत्यु दर। क्या है बेटा? शिशु मृत्यु दर। और शिशु मृत्यु दर की सीधी सीधी परिभाषा है कि किसी वर्ष पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर कहलाता है। ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं ना। जैसे केरल है, जैसे कौन सा बेटा? जैसे राज्य है भारत का केरल, ठीक है, और इधर ऊपर भारत का यहां पंजाब के पास में राज्य है हरियाणा। कौन सा बेटा? हरियाणा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं और ये प्रश्न आगे बनेगा भी, इसको थोड़ा समझना अपने दिमाग से कि आंसर कैसे निकाल रहा हूं मैं, ना। तो केरल में रखना बेटा कौन सी आय? केरल राज्य में प्रति व्यक्ति आय। ठीक है बेटा, केरल राज्य में कौन सी आय? केरल राज्य की प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, कौन से राज्य की प्रति व्यक्ति आय? हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में याद रखना बेटा कैसी है? कम है ना। तो केरल की तो हरियाणा की तुलना में, है ना, कौन से राज्य की तुलना में? तो केरल राज्य में हरियाणा राज्य की तुलना में, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, दोनों राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अलग है कि इस राज्य में तो
प्रत्येक व्यक्ति क्या अर्निंग कर रहा है, तो यहाँ पे भी जो है प्रत्येक व्यक्ति क्या अर्निंग कर रहा है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय यहाँ क्या है और यहाँ क्या है। तो क्या है, क्या मतलब क्या बताया मैंने आपको, केरल की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना, कौन से राज्य की तुलना में, हरियाणा राज्य की तुलना में कैसे होते हुए, कम होते हुए भी, ठीक है, मानव विकास कैसा पाया जाता है, उच्च पाया जाता है ना। प्रश्न बना दिया, क्या प्रश्न बनाया कि केरल राज्य में प्रति व्यक्ति आय है ना हरियाणा राज्य की तुलना में कैसे होते हुए भी, कम होते हुए भी, इसका मतलब ये हुआ कि केरल की तुलना में हरियाणा में, कौन से राज्य में, हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय अधिक पाई जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी केरल जो है, याद रखना बेटा, ठीक है, मानव विकास के मामले में भारत में अव्वल राज्य माना जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मानव को विकास के, है ना, मानव के विकास को मापने के लिए केवल, मानव के विकास को मापने के लिए केवल प्रति व्यक्ति आय ही, समझ में आ गया, केवल कौन सा बेटा, समझ में आ रहा, ध्यान क्या क्या कह रहा हूं मैं ना, केवल प्रति व्यक्ति आय ही मानव के विकास को मापने के लिए उचित मापदंड नहीं है, समझ में आ गया, उचित मापदंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि यार रखना बेटा, मानव के विकास को सही ढंग से मापने के लिए, है ना, कि वाकई उस राज्य में मानव का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यार रखना बेटा, मानव के विकास को मापने के लिए उस क्षेत्र में या देश में प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ किनका बेटा, स्वास्थ्य की सुविधाओं का, ठीक है ना, किनका बेटा, स्वास्थ्य की सुविधाओं का, इसके अलावा शिक्षा का, किसका बेटा, शिक्षा का, ठीक है, कि लोगों का यहाँ जो है जीवन भी कैसा निकल के आना चाहिए, दीर्घ जीवन निकल कर आना चाहिए। तो यार रखना बेटा, इन जैसे मापक तत्वों का भी क्या करना चाहिए, हमें अध्ययन करना चाहिए। तो कई के साथ साथ, प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ, समझ में आ गया, शिक्षा और स्वास्थ्य का भी हमें क्या करना चाहिए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का भी हमें मापन करना चाहिए। जो कि यार रखना बेटा, चाहे केरल में भले ही प्रति व्यक्ति आय कम है, कौन से राज्य की तुलना में, हरियाणा राज्य की तुलना में, ठीक है ना, लेकिन याद रखना बेटा, हरियाणा राज्य की तुलना में केरल में, है ना, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सुविधाएं केरल राज्य में, याद रखना बेटा, उत्तम कोटि की या सर्वोपरि ये सुविधाएं जो है पाई जाती हैं, समझ आ गया। इसीलिए केरल, याद रखना बेटा, हरियाणा राज्य की तुलना में मानव विकास सूचकांक मूल्य कैसा होते हुए भी, कम होते हुए भी, याद रखना बेटा, मानव विकास के मामले में पूरे भारत में कौन से स्थान पर आता है, अव्वल स्थान पर आता है या पहले स्थान पर आता है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन लिख लेना, इसका आंसर मैं आपको आने वाली अगली नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। बताना कि साक्षरता दर से आपका क्या अभिप्राय है, साक्षरता दर से आपका क्या अभिप्राय है। और साक्षरता दर का मतलब होता है बेटा 7 वर्ष, है ना, 7 वर्ष या इससे अधिक आयु की भारत में निवास करने वाली कुल जनसंख्या। तो कितने वर्ष को आधार माना है मैंने यहाँ पे, 7 वर्ष, है ना। तो 7 वर्ष या इससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या जो किसी भाषा को पढ़ सके या लिख सके, साक्षरता या साक्षरता दर कहते हैं। आ जाएगा, तो क्या कहलाती है ये, साक्षरता कहलाती है, ठीक है ना बेटा। तो इसी प्रश्न का आंसर अपन लेके आएंगे बेटा नेक्स्ट अगली वीडियो में, है ना। होमवर्क पूरा रखें, गृह कार्य करते रहें कंटिन्यू, ठीक है ना बेटा, और पढ़ते रहें, रीडिंग करते रहें, ठीक है ना बेटा। ओके।